क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 13 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और ये वाला जो है यूपीएससी का ईपीएफओ और बाकी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है अविश्वास प्रस्ताव। हरियाणा में अभी हुआ, हरियाणा की गवर्नमेंट जो है बीजेपी की वो जीत गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे पूरा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पहले एक स्कीम थी, अब ये निधि आई यानी कि फंड बनाया गया है, जो कि टोटली जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत है, ये सब का के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इससे आएगा। ये नॉन लैप्सेबल है। गवर्नमेंट का जो हर साल जो है बजट का निकालना पड़ता है, बजटरी सपोर्ट देना पड़ता है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा ये। ठीक, एक सेस है हमारा, उपकर है एजुकेशन एंड हेल्थ वाला, वहाँ से पैसा इसमें भरता रहेगा। ठीक, आगे है लूनर रिसर्च स्टेशन। ये कौन बना रहा है, क्या है, समझाने के। वैसे चाइना और रशिया मिलके बना रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि और किसी को नहीं आने देंगे, बाकी लोग को भी आने देंगे। और कह रहे हैं कि भैया स्पेस को हम पीसफुल यूजेस के लिए यूज़ करेंगे। काला अजहर एलिमिनेशन बिहार में हो ही नहीं पाएगा लग रहा है। 2010 थी पहले डेट इनकी, अब अभी भी ये 2000 मतलब 4 बार ये डिले हो चुकी है, अभी भी जो है काफ़ी दूर है ये। ठीक, ये पैरासाइट से होती है, और इसका जो कैरियर है जो इसको फैलाता है वो सैंड फ्लाई होती है। ठीक, और इसके बाद प्रशिक्षुओं की भर्ती में बढ़ोतरी, ये एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है अप्रेंटिसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, विमेन को कहाँ पे जगह मिल रही है, सब जानेंगे अभी डिटेल में। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि ईपीएफओ का हमारा जो है आखिरी के 60 दिनों में एक बेहतरीन क्रैश कोर्स चल रहा है। कंप्लीट पेड ग्रुप है ये, और इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और 1-to-1 डिस्कशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सब दिया जाएगा। और साथ ही साथ यूपीएससी का भी हमारा 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप है, बिल्कुल कंप्रिहेंसिव तरीके से इसको हम लोग चला रहे हैं। इसमें आपका टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, कई सारे एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और जो है पर्सनल गाइडेंस तो है ही है, और जो है आपका ये अगर आपने ले लिया तो स्टडी मटेरियल आपको और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक, सिर्फ ये 2 नंबर है हमारे 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा विस्तार से, अब समाचार विस्तार से। नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, और ये 70-90 की सीट मतलब है वहाँ पे, वहाँ की असेंबली विधानसभा, जिसमें से अगर आपको 90 तो मतलब आपको 45+1 यानी 46 सीटें चाहिए, बीजेपी को 55 मिल गई। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें लेना है देना है, और ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन इससे। अब देखो, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसमें पहले लोग लेजिस्लेचर बनते हैं, और इस लेजिस्लेचर के ही अंदर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जो कि सरकार होती है, कार्यकारिणी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो सरकार है, इसके पास इन सबका सपोर्ट है कि नहीं है, मेजोरिटी सपोर्ट है कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ये कहना चाह रहे हो। ज़्यादा लोगों का सपोर्ट होगा तो मतलब ये ज़्यादा लोग, क्योंकि ये सारे सारे एमपी होते कौन है, एमएलए होते कौन है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो मतलब ज़्यादा जनता जो है कि जो चाह रही है वो किसी पर्टिकुलर उस पर चाह रही है, कोई डिसीजन लेना चाह रही है। ठीक, तो ये वाली बात है। तो अब कभी कोई आके जो है ये कहने लगे गवर्नमेंट भैया तुम्हारे ऊपर हमको भरोसा नहीं रहा, तुम्हारे पास नंबरवा नहीं है, तुम्हारे पास नंबर नहीं है, तो वो जाके क्या है कि नोटिस दे सकता है। ठीक, नोटिस देने के लिए जो है उसको और नोटिस पहले एक्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद उसका जो है सपोर्ट होना चाहिए भैया 50 लोगों का, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। उसके बाद जो है अगर ये पास हो जाता है, पहले आएगा इस पर वोटिंग होगी, वोटिंग होने पर पास हो गया, तो गवर्नमेंट को क्या है कि रिज़ाइन करना पड़ेगा, ये वाली बात है पूरी। ठीक, पार्टी जो पावर में होती है वो फ्लोर टेस्ट होता है उसका, और दिखाना पड़ता है कॉन्फिडेंस लेजिस्लेचर का उसके पास है कि नहीं, मतलब विधायिका का, प्रतिनिधि को विधायिका का विश्वास प्राप्त करना होता है। कोई भी मेंबर लिखा हुआ है, उसको लगता है कि मेजॉरिटी नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू कर सकता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू होता है तो जो पार्टी पावर में है उसको वो दिखाना पड़ता है कि हमारे पास जो है मेजॉरिटी है। ठीक, और जैसे कि यहाँ हरियाणा वाले केस में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर क्या है, रूल नंबर 198, ध्यान रखना रूल नंबर कितना है,
198 लोकसभा में बात हो रही है। तो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं मेंशन नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। कॉन्फिडेंस ना नो कॉन्फिडेंस मोशन ये दोनों ही मेंशन नहीं है। जो लोकसभा का रूल बुक है उसमें है। ठीक। अब वैसे आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, वो कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होती है। और मेंबर जो होते हैं वो एक हैज़ टू रिटन नोटिस देना पड़ता है 10 बजे से पहले स्पीकर भैया को। ठीक। मोशन के ज़रिए एक रिटन नोटिस ऑफ द मोशन बिफोर 10 बजे देना होगा स्पीकर भैया को। स्पीकर भैया फिर देखते हैं कि मिनिमम कम से कम 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए, और अगर समर्थन है तो फिर उस डिस्कशन कराया जाएगा। और कराया जाएगा कब से? जब से ये मोशन में लाया गया उसके 10 दिन के अंतर्गत। ठीक। और अगर ये मोशन पास हो गया, ठीक, मोशन फेल हो जाता है तो फिर बता दिया जाएगा जिन भैया ने ये प्रस्ताव लाने की कोशिश करी थी। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है मेजॉरिटी दिखाने में तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट यही है कि ये सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, ना ही ये विधान परिषद में पास हो सकता है, लाया जा सकता है, और ना ही ये राज्यसभा में लाया जा सकता है। जब लाया ही नहीं जा सकता तो पास क्या होगा। ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। अब समझना यहाँ पर, ये है फंड। फंड किसके लिए है? हेल्थ के लिए। हेल्थ कौन से? जो हेल्थ के फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन से? नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक, आपका आयुष्मान मिशन, ठीक है ना, और आपका जो है बाकी भी हैं सारे फ्लैगशिप वाले। अब उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा इस फंड से। इस फंड में जो है कहाँ से पैसा आएगा? खुद में भी तो होना चाहिए ना पैसा। सेस से, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस से आएगा पैसा। ठीक। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है। ठीक। किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। अभी ये वाला जो एजुकेशन हेल्थ सेस है कितना है? 4% है। ठीक। डायरेक्ट इनकम जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, उन पे लगाया जाता है। ठीक है ना। और ये वाला जो निधि है ये नॉन लैप्सेबल है। मान लीजिए 1 साल के लिए दिया गया पैसा, 100 रुपये दिए गए, 80 रुपये हुए तो 20 रुपये बचे, 20 रुपये अगले साल जुड़ जाएंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। गवर्नमेंट से जो है बजट से के थ्रू जो है पैसा आना इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक। पहले सेस वाला है, ये पैसा जो यूज़ करो, अगर इन केस ख़त्म हो जाता तभी आएगा, नहीं तो ये हमेशा जो है फ्री है इससे। ठीक। ये सारी जानकारी है। अब देख लेते हैं फैक्ट्स। समझ में आया? आपका देखो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था, सेक्शन कौन सा? 136B फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत जो लाया गया है, नॉन लैप्सेबल है। हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा कदम है ये। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाएगा ये। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कौन कौन से अकाउंट होते हैं? पब्लिक अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, और एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। ठीक। इन तीनों के बारे में क्या आप लोग को पता है कि नहीं पता? आज का होमवर्क यही है, आप लोग को इन तीनों को कंपेयर करना है। कंटिजेंसी फंड क्या है इसका मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक। बाकी कंसोलिडेटेड फंड क्या है इस पर मेरे जो है ऑडियो है, आप पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सिर्फ जो यूपीएससी के लिए है वो तो ज्वाइन कर, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ये वाला टेलीग्राम चैनल तो आपको पता ही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला। सिर्फ जो यूपीएससी के लिए वो है आपका IAS UPSC 2019। ठीक। एक सेकंड कंफर्म करता हूँ जरा, बिल्कुल परफेक्टो है ये। टेलीग्राम पे आप जाइए, ये सर्च करिएगा IAS UPSC 2019, ये ही स्मॉल कैप लेटर में मिल जाएगा आपको। ये प्रोसीड जो है हेल्थ के लिए एजुकेशन सेस से होगी, और ये जो भी आएगा ये सारा फ्लैगशिप स्कीम जो है आयुष्मान भारत, ठीक, उसके अंतर्गत कौन सी है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन। आयुष्मान भारत के बाद जो है दूसरा है इसी के अंतर्गत आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब देखो आयुष्मान भारत तो ये तो है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, ये हो गया प्राइमरी के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, और एक इसी का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये कौन सी है? ये फंड है, निधि है। और इमरजेंसी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी जैसे कि कोविड थी अभी। और फ्यूचर में अगर कोई स्कीम ऐसी आती है जिसका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हमें कार्य करना है, या फिर जो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो आई थी 2017, उसके लिए कोई टारगेट को पूरा करना है तो किससे हम पैसा लेंगे? इसी स्वास्थ्य सुरक्षा फंड से लेंगे पैसा। ठीक। इसका जो प्रशासन है, जो इसका मेंटेनेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेगा। किसी वित्तीय वर्ष में जो भी खर्चा होगा इस स्कीम से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वुड बी इनिशियली इंकर्ड बाय द इसी से होगा, ठीक, निधि से, फंड से होगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट लिया जाएगा। मेजर बेनिफिट क्या है? यही है कि विश्वव्यापी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलेगा, और सभी के लिए है, जितने भी संसाधन है सबको यूज़ किया जाएगा। इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ
मतलब संसाधन की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक। और ये कभी लैप्स नहीं होता है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाए तब भी। सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्थ भैया, हेल्थ क्या बहुत ज़रूरी है आपके विकास को मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक। उसके जो है संशोधित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है? इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ, मतलब प्रोडक्टिव उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। और यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी नहीं होती है, रिटायरमेंट अर्ली नहीं होता है। हेल्थ और न्यूट्रिशन अगर है तो पठन पाठन यानी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट होते हैं, इनकम भी बढ़ती है, ठीक। और ये मतलब हेल्थ आउटकम जो होता है ये पब्लिक यानी सार्वजनिक जो खर्चा हो रहा है स्वास्थ्य पे, इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं, आप हॉस्पिटल को ना कोई इंडिविजुअल बना सकता है यार, कई कुछ ही इंडिविजुअल बना पाते हैं, सब तो ना बना सकते हैं। एक एक्स्ट्रा ईयर अगर बढ़ती है किसी की स्वास्थ्य, किसी की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी में, ठीक है ना, अगर आबादी की जीवन आकांक्षा के एक अतिरिक्त वर्ष बढ़ने पर क्या होता है, देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है पर कैपिटा, वो आपका 4% से बढ़ जाती है। कितनी बड़ी बात है। और इन्वेस्टमेंट अगर हम हेल्थ में करते हैं तो इससे जॉब भी मिलती है, और व्यूमेंस के लिए ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलती हैं हेल्थ वर्कफोर्स में, ठीक। ये हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक आ गया वो क्या है आपका? लूनर रिसर्च स्टेशन। चंद्रयान, चंद्रयान तो भारत भेजेगा, ये है चंद्र अनुसंधान स्टेशन, ठीक है। चाइना रशिया मिलकर बना रहे हैं, मून की सरफेस को देखेंगे, निहारेंगे, कुछ ना कुछ उसमें करेंगे, ठीक। और ये स्पेस कॉपरेशन का बहुत बड़ा रोल है इन दो कंट्रीज़ के बीच में। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो परियोजना जो है, ये एक कम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक व्यापक वैज्ञानिक प्रयोग है, और ये ऑटोनोमस ऑपरेशन होगा, मतलब खुद से ये लोग करेंगे, किसी से ये नहीं है, पूछने की बात नहीं है। स्टेशन जो है लूनर सरफेस पे होगा या फिर लूनर ऑर्बिट पे होगा। जैसे ये है, ये तो या तो चंद्रमा की सरफेस पे होगा, सतह पे होगा, या फिर जो ऑर्बिट है उसमें होगा। और वहाँ से ये करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक। और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ जो है आपका लूनर बेस्ड ऑब्जर्व देखेंगे, बेसिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेक्निकल वेरिफिकेशन करेंगे, तकनीकी जो भी सत्यापन करना है। पहले मान लीजिए उनको लग रहा था, वहाँ पहुँच के जो है और अच्छे से जो है एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक। को कंसल्टेशन है, जॉइंट कंस्ट्रक्शन है, दोनों लोग भैया बिल्कुल, रशिया और चाइना जो है अब सब जगह ग्रुपिंग चल रही है। जैसे क्वाड है, क्वाड क्या है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बना रहे हैं। तो ये किस लिए है कि इंडो पैसिफिक में हम लोग जो है चाइना को एक तरीके से घेर रहे हैं। तो चाइना क्या कर रहा है? वो अपने भी दोस्त ढूंढ रहा है। रशिया एक दोस्त है, दूसरा उनका वो भिखारी दोस्त है, क्या नाम है उसका, बताइए कमेंट करके। विल अधेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ को कंसल्टेशन, जॉइंट कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें यह है कि बाकी भी अगर कोई इंटरेस्टेड कंट्री है और रिसर्च करना चाहता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। और कुछ भी हो जाए, आउटर स्पेस जो है, ठीक है ना, शांतिपूर्ण ढंग से ही इसकी जो भी खोज होगी उसका शांतिपूर्ण पर्पस से यूज़ किया जाएगा। और रीज़न क्या है, कारण क्या है अनुसंधान के पीछे, चंद्रमा के अनुसंधान के? क्योंकि ये एक नेचुरल सेटेलाइट है और बहुत हमारे सबसे पास में है कॉस्मिक बॉडी। हम इसमें ये देख सकते हैं नई डिस्कवरी क्या हो रही है मून पे, या फिर ह्यूमन की क्या अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मांड से। पूरी अर्ली अर्थ, मतलब शुरुआत में धरती कैसी थी ये देखेंगे। जो ज्वार है, जो सीज़न है, जो क्लाइमेट है, किस तरीके से बदलते हैं, मून का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सिस्मिक एक्टिविटी, भूकंपीय गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा से संबंधित अन्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं? चंद्रयान 3 जो इसरो भेजेगा, और पिछली बार सॉफ्ट लैंडिंग हम नहीं कर पाया था साउथ पोल पे, अगर कर जाते तो पहली बार ऐसा होता, ठीक। सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी साउथ पोल पे, ठीक है। आर्टेमिस प्रोग्राम है, नासा का प्रोग्राम है, ये पहली बार क्या होगा कि लैंड कराएगा किसी व्यूमन को, ठीक। एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून बाई 2024। और पहले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। राकेश शर्मा जी गए थे, यूएसएसआर के थ्रू गए थे, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, ठीक। और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कई सारी नवाचार टेक्निक का यूज़ करेंगे, और लूनर सरफेस को पहले से और बेहतर जानेंगे। यूएई का मिशन है राशिद, ये मतलब कॉम्पैक्ट रोवर है राशिद नाम से, जो कि स्टडी करेगा मून को। और जो है आपका चाइना का कौन है? चांग ई 5, ठीक। ये वहाँ का जो चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रोबोटिक्स स्पेस क्राफ्ट है मून के लिए, जहाँ से वो कलेक्ट करेगा सैंपल और अर्थ पे वापस लाएगा, उस पर साइंटिफिक स्टडी की जाएगी, ठीक है ना। तो ये था स्पेस साइंस से संबंधित। आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका
काला अजहर उन्मूलन बिहार से संबंधित। काला अजहर का एलिमिनेशन बिहार में हर बार कागजों में बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन 4 बार हो चुका है कि जो इनकी डेट थी 2010 से चालू हुई है, 2010 में कहा गया था ख़त्म कर लेंगे, 2020 हो गया, 4 बार डेट एक्सटेंड हो चुकी, हो नहीं पाया। अब देखिए कई सारे केसेस आ गए हैं। विसेरल लेशमनियासिस, ठीक, विसेरल लेशमनियासिस जो है इसके कुछ अभी 1 वीक में कई सारे केसेस आए हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे आपका AES एक्यूट एंसेफेलाइटिस होता है सिंड्रोम, लीची वाले आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, बताया था कई लोगों ने, और ये इसको एरिडिकेट करना है 2022 तक, जो कि लग रहा है कि ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो विसेरल लेशमनियासिस है काला अजहर, इसके और भी ये पैरासाइट से होता है, ठीक है ना, पैरासाइट से होता है, और लेकिन इस पैरासाइट को पहुंचाने के लिए सैंड फ्लाई होता है। ठीक, ये पैरासाइट का अमेजोन एक तरीके से या फ्लिपकार्ट है, ये लेके पहुंचता है वहाँ पे उनके पास। लेकिन जोमेटो मत कर लीजिएगा, नहीं तो नाक टूट सकती है, आजकल जोमेटो जो है नाक तोड़ देता है। काला अजहर जो है ये मिस कर गया टारगेट 2010 में, 2015 में मिस हुआ, 2017, 2020 में, अब 2022 की बारी है। ठीक, पेपर पे सबको लगता है बहुत बढ़िया, लेकिन हर साल दर बदर जो है ये घूमता रहता है, फिर से वापस आ जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो दलित हैं, जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनको ज़्यादा घेरता है ये वाली डिजीज़। और काला अजहर के बारे में जान लेते हैं। विसेरल लेशमनियासिस जो है इसको काला अजहर बोलते हैं। इसमें बहुत बार बुखार आता है, वजन घट जाता है, पलीहा और यकृत की में सूजन आ जाती है, यानी स्प्लीन और लीवर में सूजन आ जाती है। अनीमिया, अनीमिया क्यों होती है? लैक ऑफ आयरन की वजह से, और ये काफ़ी सीरियस भी हो सकता है अगर नहीं मतलब ये कैसे कॉज होता है? लेशमेनिया पैरासाइट से कॉज होता है, और ये सैंड फ्लाई बाइट से होता है। विसरल वाला जो है सैंड फ्लाई के बाइट से ये पहुंच जाता है, इनकी लार्वा में होगा, यहाँ से पैरासाइट छोड़ के निकल लेते हैं अपना, इंसान वहाँ मर रहा है बेचारा। इफ़ द डिजीज़ इज़ नो, अगर ट्रीट नहीं करोगे तो ये 100% तक भी जो है ख़त्म हो सकता है आदमी, जिनको भी होगा 100% मतलब ख़त्म ही होना है उनको। ठीक, विद इन 2 ईयर्स। और 3 मेन जो है फॉर्म होते हैं लेशमेनियासिस के। एक होता है विसरल, ठीक, जिसको कि हम काला अजहर के नाम से जानते हैं, ये एक टाइप है। दूसरा कौन सा है? ये आंत का हुआ। दूसरा है क्यूटेनियस, ठीक, ये त्वचीय है, वही सबसे ज़्यादा कॉमन तो क्यूटेनियस है। अगर वहाँ पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है तो क्यूटेनियस होगा। इसको ऐसे याद कर लो, बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा कॉमन है इसीलिए। ठीक, विसेरल नहीं होगा, काला अजहर नहीं होगा। और तीसरा कौन सा है? म्यूको क्यूटेनियस है, यानी कि श्लेष्मत्वचीय। ठीक, ये वाली बात है। डायग्नोसिस का क्या होता है भैया? वही है, बहुत सारे क्लिनिकल साइंस होते हैं, पैरासिटोलॉजिकल सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, रैपिड टेस्ट करा सकते हो ये, और कई सारे फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिजीज़ है। और मतलब ये भी चीज़ है कि और कोई अगर आपको पैथोलॉजी या फिर कोई और सैवर्ती रोग हो रहा है, उसकी वजह से भी डिपेंड करेगा कि आपका ट्रीटमेंट कितना जो है प्रभावी होगा। पैरासाइट स्पेसीज, जियोग्राफिकल लोकेशन भी ध्यान इसमें रखनी पड़ती है। ये ट्रीटेबल तो है, क्यूरेबल भी है। ठीक, ये एक उपचार योग्य है और इलाज योग्य बीमारी है, लेकिन इसमें इम्यूनो कम्पिटेंट सिस्टम को भी देखते हैं, मतलब कि आपका इम्यून कैसा है, वो कितना कम्पिटेंट है, मतलब कितना जो है लड़ सकता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और बिकॉज द मेडिसिन विल नॉट गेट रिड ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो ये पैरासाइट को बाहर नहीं निकाल पाती है बॉडी से। ऑल पेशेंट जो भी डायग्नोज होते हैं विसेरल लेशमेनियासिस से, इनको मतलब तुरंत जो है ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? पहले जो है शीघ्र निदान करो, प्रभावी शीघ्र उपचार करो, ठीक, जल्दी से डायग्नोसिस, जल्दी से ट्रीटमेंट। वेक्टर कंट्रोल कर लो, सैंड फ्लाई जो बाइट है इसी को ख़त्म कर दो। इफेक्टिव डिजीज सर्विलांस करो, कहाँ कहीं पे भी हो रही तो उसको फैलने मत दो। सोशल मोबिलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, सामाजिक गतिशीलता और साझेदारी को मजबूत करना। ठीक, तो ये सारी बात थी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राइजिंग इन हायरिंग ऑफ अप्रेंटिसेस। अब देखो क्या है कंटेक्स्ट, यहाँ पे समझना जरूरी है। रिसेंटली एक लेटेस्ट एडिशन में आया है अप्रेंटिसशिप आउटलुक रिपोर्ट, ठीक, फॉर H1। H1 क्या है बताइए? इंडिया से USA जाते हैं उसका भी कौन सा वीज़ा होता है? H1B वीज़ा है ना, H1 वीज़ा। ठीक, तो ये वाला होता है। हालांकि यहाँ पे बोल रहा है अप्रेंटिसशिप आउटलुक रिपोर्ट फॉर H1 2021। ठीक, ये वीज़ा वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेशनल कुछ यहाँ पे स्कीम्स हैं, उनको ध्यान में रखना। EPFO के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली स्कीम, ये वाली जो रिपोर्ट। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, नेताप जो है, इसको किसने निकाला है? टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी ने निकाला है। ठीक, आपकी रिपोर्ट कौन सी थी? ये वाली अप्रेंटिसशिप
आउटलुक रिपोर्ट, और ये नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपका जो है टीम लीज ने इसको निकाला है, आपकी क्या राष्ट्रीय जो है क्या एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब आप अप्रेंटिसशिप कर लिया आपने तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलना चाहिए ना। रिपोर्ट यही है कि 58% जो कंपनीज हैं इंडिया में वो एक्सप्रेस कर रही है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को लेंगे। ठीक, प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाएगा, रिक्रूट करेगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। और जितने नंबर होंगे एम्प्लॉयर के, वो ज़्यादातर ये चाह रहे एम्प्लॉयर नियोक्ता, वो चाह रहे हैं कि हम हायर करें अप्रेंटिसशिप को। और ये मतलब 8% ज़्यादा है पिछली बार से। अगर पिछली बार 100 कर रहे थे तो इस बार 108 करेंगे। जो टॉप फंक्शनल डोमेन है, ठीक, वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेंगे, जैसे कि उत्पादन में, इंजीनियरिंग में, सेक्टर वाइज मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, एंसिलरी। और उन्होंने भी अपना एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाया है इधर हायरिंग ट्रेनिंग्स की करने में। और कोविड के टाइम पे तो काफ़ी दिक्कत हुई थी इन लोगों को, ऑटोमोबाइल उन सबको, लेकिन अब काफ़ी अच्छा वो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी एंड ब्यूटी एंड वेलनेस, ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा जो है पिटे थे दो कोविड के टाइम पे, अब ये भी जो है कम बैक कर रहे हैं। नेट अप्रेंटिसशिप आउटलुक, यानी कि जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मैंने कल भी बताया था कि हॉस्पिटल संबंधित नहीं है, होटल से संबंधित है। ठीक, तो हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी, वेलनेस जो है ये 34 और 31% से बढ़े हैं, मतलब जो नए प्रशिक्षुओं को लिया जा रहा है वो बढ़ा है इधर। ठीक है, और एम्प्लॉयर जो है नियोक्ता वो जो है वो हायर कर रहे हैं, व्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? एग्रीकल्चर में, और मतलब अच्छे से 40% तक बढ़ गया है। ठीक, सिटीज़ जो हैं जैसे बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को काफ़ी वेलकम किया जा रहा है, उनको काफ़ी अच्छे से हायर किया जा रहा है। ठीक है, कारण क्या है? रिपोर्ट ने ये भी बताया कारण कि इसके मतलब क्यों बढ़ रही है अप्रेंटिसशिप। एक तो ये है कि भैया बहुत डिमांड बहुत बढ़ गई है इस समय। ठीक है, एकदम से सब लोग अब जो है काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैन पावर कॉस्ट, जो पुराने हैं वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं, अप्रेंटिस कम पैसा मांगता है, ये बात तो समझ में आ रही होगी। एंड टू ऑफसेट द वर्कफोर्स स्कार्सिटी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अब भाई वर्कफोर्स भी तो कई लोग तो आए नहीं वापस, तो है नहीं, तो अगर 5 लोग का काम करने के लिए चाहिए तो उतने लोग तो चाहिए ना यार। तो ये वाली चीज़ है, इसलिए भी बढ़ रहा है अप्रेंटिसशिप को। जो पहले से आए नहीं तो उनकी जगह अप्रेंटिसशिप को प्रशिक्षुओं को रखा जा रहा है। अब ये वाला जो स्कीम है, प्रोग्राम है, देखने जरूरी है। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप, मतलब हमें बेरोजगार को रोजगार देना है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के जरिए। ठीक, राष्ट्रीय। तो ये निताब जो है ये पीपीपी मॉडल पे है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है। और टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी, सीआईआई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडिया है आपका ये। ठीक है, इंडस्ट्री इंडिया। और इसके बाद जो है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये प्राइवेट संस्था है। और अंडर द नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहेंसमेंट मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। देखो अब ये तो एक आपका हो गया नेताब। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें क्यों लिया गया इसको, वो है आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहेंसमेंट मिशन। नेताब क्या था? एम्प्लॉयमेंट थ्रू अप्रेंटिसशिप। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम था। और ये वाला क्या है? ये आपका जो है आपका वो वाला किस में था? आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट था। ये आपका AICTE चला रहा है। ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि EPFO ने पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है अब। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम हो गया ना, 2014 में चालू हुआ था। इट विल हेल्प अनएम्प्लॉयड जो भी यूथ हैं वो अपनी स्किल्स को जो है सुधारेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, सीखेंगे काम करते हुए, और कमाएंगे काम करते हुए, लर्न करते हुए, अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग विद एक्सेस टू प्रैक्टिकल स्किल। मतलब ऐसे स्किल दो, व्यवहारिक स्किल होनी चाहिए जो वाकई में काम आए, सिर्फ ये नहीं कि सर्टिफिकेट लेके बैठ गए। नेताब प्रपोज ये कर रहा है कि 2 लाख अप्रेंटिस हर साल होंगे और अगले 10 साल तक के लिए। तो कितने हो गए टोटल? 20 लाख अप्रेंटिस होंगे। और जब ये पीक कैपेसिटी पे होगा अप्रेंटिसशिप, तो दुनिया का सबसे बड़ा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगा। ठीक, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट मिशन। देखिए ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नीम है ये, नीम इसको शॉर्ट फॉर्म है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है जिससे कि जो है किसी की रोज़गार करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ये परसुइंग जो भी एनी पर्सन हु इज़ आइदर परसुइंग ग्रेजुएशन कर रहा हो, डिप्लोमा कर रहा हो किसी टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल स्ट्रीम में, और या फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी हो, डिप्लोमा डिग्री वाली कोई भी, उन सबको जो है इसमें लाया जाता है, इस वाले मिशन में,
नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट मिशन 2013 में चालू हुआ था। और इसको पायनियर कौन कर रहा है? भारत सरकार और AICTE, ठीक, ऑल इंडिया जो है आपका टेक्निकल एजुकेशन से है ये संबंधित। और हमारा आ गया फेवरेट सेक्शन जो कि है कौन बनेगा IAS PCS। देखिए यहाँ पूछा गया बामियान बुद्धा से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। बामियान बुद्धा जो है 6th सेंचुरी मोन्यूमेंटल स्टैचू हैं। बामियान बुद्ध गौतम बुद्ध की 6ठी शताब्दी संबंधित 2 मूर्तियां थीं, ठीक, अफगानिस्तान में थी। और ये क्या है कि काफ़ी अच्छा ब्लेंड थी, गंधारा स्टाइल और आर्टिस्टिक स्टाइल जो आपकी गुप्ता सेशानियन और आपका जो है हेलेनिस्टिक स्टाइल, इन दोनों का मतलब मिक्सचर था, ठीक, गंधारा स्टाइल और हेलेनिस्टिक स्टाइल का, बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि स्टैचू को जो है लोकलाइज मेल सलसल बोलते थे, जो लाइट शाइनिंग थ्रू द यूनिवर्स था मतलब इसका। और दूसरा था फीमेल शममा, जो यानी कि आपका क्वीन मदर, ठीक, सारे स्टेटमेंट सही हैं इसमें। स्मॉल बुद्धा जो है वो ईस्टर्न साइड में था, पूर्वी साइड में, और जो इसकी हाइट थी वो 38 मीटर थी। जो लार्जा बुद्धा थे वो आपके पश्चिम साइड में थे और इनकी हाइट जो थी 55 मीटर थी, ठीक, वेस्टर्न साइड में 55 मीटर ज़्यादा हाइट है। और अभी बामियान बुद्धा को जो है फिर से लाया गया। मतलब ये क्या हुआ था, देखा होगा पत्थर में ऐसे जो है अंदर की तरफ ऐसे कटा हुआ यहाँ पे मूर्ति थी। तालिबान जब ने कब्जा कर लिया था पूरी तरीके से 2001 के बाद से अफगानिस्तान में, तब इन्होंने तोड़ दिया था इसको। मतलब ये होता है कल्चरल, दूसरे उसको ख़त्म करो, अपना बढ़ाओ, कुछ जो भी मतलब गलत सलत काम है सब करो, ठीक। बामियान बुद्धा जो है अब इस जगह पे जो है गड्ढा जैसे रॉक के अंदर बनना, तो वहाँ पे 3D प्रोजेक्शन किया गया और ए नाइट विद द बुद्धा का नाम से ये इवेंट रखा गया था। और ये वाला इवेंट जो है कब रखा गया, जब इसको ख़त्म किया गया था तब को मतलब दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत फ्रेम हो गया है। फुगाकू जो है से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, फॉल्स, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट है चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है राइकन और फुजित्सु ने स्टार्ट किया डेवलपिंग फुगाकू सुपर कंप्यूटर 6 ईयर अगो, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चाइना ने नहीं, जापान ने किया है, ठीक, जापान ने किया है, चाइना ने किया, तो पहला गलत हो गया। और एक ही में ऑप्शन है तो ये वाला ही बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। दूसरा ये है कि सुपर कंप्यूटर जो है टेस्टेड हुआ है कोविड प्रोजेक्ट के लिए, ताकि वो कॉम्बैट कर सके कोविड-19 को। इस पेंडेमिक में अप्रैल 2020 में हुआ था ये, तो सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो सुपर कंप्यूटर जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट, अब तो दोनों ही बाकी सही हैं। सुपर कंप्यूटर ने टॉप भी किया था 500 की लिस्ट में, और सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स जो है सेकंड ईयर इन लाइन। तो ये एक्चुअली मेन चीज़ क्या है कि जापान की साइंटिफिक रिसर्च ने राइकन और फुजित्सु को साथ मिलकर फुगाकू को ये 6 साल पहले चालू किया था। ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स में से है, और ये सुपर कंप्यूटर जो है और फुली रेडी है और डेवलप्ड किया गया जापान में, और रिसर्च यूज़ के लिए भी अब ये उपलब्ध है। फुगाकू का मतलब होता है आपका माउंट फुजी के नाम पे रखा गया है, ठीक। फुकुशिमा याद है आप लोगों को, पहले 2011-12 में क्या हुआ था कि सुनामी आई, फिर उसके न्यूक्लियर प्लांट में काफ़ी मतलब दिक्कत हुई और उससे काफ़ी रेडिएशन जो फैल गया था। खैर, इट स्टार्टेड डेवलपमेंट इन द ईयर 2014 में चालू किया था, के कंप्यूटर का ये सक्सेसर था। अब जो है इट इज़ बिल्ट विद द फुजित्सु A64FX माइक्रो प्रोसेसर। क्या माइक्रो प्रोसेसर जो उसके अंदर उसको चला रहा है हार्डवेयर, उसको बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आज का जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक चीज़ मैंने देखी है, जब मैं बोलता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो कुछ लोग बदतमीज़ी में यहाँ पे लाइक की जगह डिसलाइक करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सारे कार्य ऊपर और देख रहा है। अगर आप किसी को मतलब प्रोत्साहित भी नहीं कर सकते हो, मोटिवेट भी नहीं कर सकते हो, अगर आपको 1% भी अगर लाभ हो रहा है, तो आपसे ज़्यादा गिरा आदमी कोई है नहीं। सीधी सी बात है। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक तो करना चाहिए आपको, एक नैतिकता के आधार पे, मानवता के आधार पे। बाकी अगर आप लोग को जो है यूपीएससी का जो है मैंने आप लोग बता दिया है, कल से यानी 12 मार्च से हमारा नया पेड ग्रुप चालू हुआ, कंप्लीट पेड ग्रुप है। और ईपीएफओ का क्रैश कोर्स चालू हो गया। इसके बाद अब ईपीएफओ कोई भी और पेड ग्रुप नहीं चालू होगा। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, कल आप लोग से फिर से मुलाकात होगी रोज़ सुबह की तरह, कल की सुबह भी 6 बजे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।